आदरणीय अभिभावक, प्यारे विद्यार्थियों, ये जो वैश्विक महामारी है कोरोना, इस वैश्विक महामारी के चलते हमारे विद्यालय कई दिनों से बंद पड़े हैं और हमारी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो गई है। अब इस लंबे समय तक हम हमारी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। हमें इस महामारी के साथ ही अपना जो अध्ययन कार्य है, अध्यापन कार्य है, वो सुचारू रूप से बनाए रखना होगा। और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर ग्रामोत्थान शिक्षण संस्थान की जो एजुकेशन टीम है, उस टीम ने निर्णय लिया है कि अब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से हम अपने बच्चों को ऑनलाइन वीडियो लेक्चर अवेलेबल कराएंगे और उन्हें कक्षा कक्ष में जिस प्रकार अपन पढ़ाई करवाते हैं उसी प्रकार का वातावरण उपलब्ध कराएंगे। मैं इकबाल मुनियार ग्रामोत्थान शिक्षण संस्थान के इस यूट्यूब चैनल ग्रामोत्थान एजुकेशन ग्रुप, इसमें मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो लेक्चर में रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे। अपनी रसायन विज्ञान अपने सब्जेक्ट का एक पहला वीडियो लेक्चर है और इसी चैप्टर से आगे अपने वीडियो लगातार जब तक हमारे विद्यालय नियमित नहीं होते हैं तब तक हमारे जो वीडियो लेक्चर हैं वो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे कंटिन्यू। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट की। और सॉलिड स्टेट का आपको पता है ठोस अवस्था। इस ठोस अवस्था को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन आपको पदार्थ के बारे में दे देता हूं, जिसके बारे में हमने हमारी जो पिछली कक्षाएं हैं, कक्षा हम 8 में भी पढ़ लेते हैं, 9, 10 और 11 में भी अपन पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ क्या है या मैटर? हमारे आसपास जो कुछ भी है, जो हम देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते हैं, जिसका कोई न कोई द्रव्यमान है, कोई न कोई आयतन है, जिसे हम छूते हैं, महसूस कर सकते हैं, कोई न कोई जगह घेरती है, ऐसी जितनी भी वस्तुएं जो हम हमारे चारों ओर देख रहे हैं, उन सारी वस्तुओं को, सारी चीज़ों को हम पदार्थ के अंदर मेंशन करते हैं, पदार्थ में शामिल कर लेते हैं। और इस पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर इसकी 3 कैटेगरी है। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। इसकी 3 अवस्थाएं बनाई गई हैं मूल रूप से। पहली जो अवस्था है वो है इसकी ठोस अवस्था, यानी सॉलिड स्टेट। दूसरी जो अवस्था है उसे अपन बोलते हैं द्रवावस्था, न कि द्रव्य। ये द्रव है न कि द्रव्य। द्रव्य का मतलब पदार्थ ही होता है। लिक्विड स्टेट। और जो तीसरी अवस्था है वो है गैस या गैसीय अवस्था। गैस स्टेट मूल रूप से पदार्थ की उसकी भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट के आधार पर 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। फिजिकल स्टेट के बेस पर उसकी 3 अवस्थाएं बताई गई। 2 अवस्थाओं के बारे में और सुनते हैं। पदार्थ की 2 नई अवस्थाएं और डिस्कवर की गई हैं।
उनमें से जो चौथी अवस्था है, ये हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं, केवल इनके नाम पढ़ लेते हैं अपन। वैसे अपन केवल ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ेंगे। चौथी अवस्था जो है उसे अपन बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा। और पांचवी जो अवस्था है उसे बोलते हैं अपन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। लेकिन ये जो अवस्थाएं हैं ये हायर एजुकेशन की बात है, तो अपन यहाँ इन दो अवस्थाओं की चर्चा नहीं करेंगे। केवल अपन ठोस, द्रव और गैस के बारे में, और जो अपना मूल चैप्टर है वो केवल ठोस अवस्था पर ही केंद्रित है। अपन यहाँ केवल ठोस की ज़्यादा चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी अपन ब्रीफली जो तुलनात्मक अध्ययन है, ब्रीफली इंट्रोडक्शन अपन ठोस, द्रव और गैस के बारे में कर लेते हैं। वैसे तो अपन ने कक्षा 11 में पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी एक बार इसको अपन रिमाइंड कर लेते हैं। अब ठोस अवस्था जो है, इन तीनों का अपन तुलनात्मक स्टडी करने से पहले एक टर्म काम में लेते हैं अपन, उसके बारे में देखते हैं। अवयवी कण। अवयवी कण, और अवयवी कणों को पढ़ने से पहले अपन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या थी डाल्टन की परमाणु थ्योरी? डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसमें डाल्टन ने ये कहा है मूल रूप से कि कोई भी पदार्थ जिन सूक्ष्मतम पार्टिकल्स से, सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है, उन पार्टिकल्स को, उन कणों को डाल्टन ने परमाणु नाम दिया था। कि कोई भी पदार्थ जिस छोटे से छोटे कण से मिलकर बना हुआ है, उस छोटे कण को अपन परमाणु कहते हैं। अब अपन अवयवी कण की बात करते हैं, और जब अपन अवयवी कण की बात करते हैं, ये अवयवी कण भी वो कण है जिससे कोई पदार्थ मिलके बना होता है। और छोटी से छोटी इकाई जिससे कोई पदार्थ मिलके बनता है उसको भी अपन अवयवी कण कहते हैं। तो फिर अवयवी कण में और इस परमाणु में अंतर क्या है? परमाणु की जब अपन बात करते हैं तो परमाणु में केवल उदासीनता का भाव प्रकट होता है। परमाणु प्रकृति में कैसे होते हैं? उदासीन। जबकि जब अवयवी कण का नाम लिया जाता है, अवयवी कण परमाणु भी हो सकता है, अवयवी कण अणु भी हो सकता है, और अवयवी कण कोई आयन भी हो सकता है, चाहे वो धनायन हो चाहे वो ऋणायन। तो अवयवी कण का मतलब, परमाणु का मतलब अकेला परमाणु है। लेकिन जब अवयवी कण की बात की जाती है तो उसमें परमाणु भी शामिल है, उसमें अणु भी हो सकता है और उसमें आयन भी हो सकता है। तो इन तीनों को मिलाकर एक साथ एक क्रम बना दी गई है, जिसे अपन कहेंगे अवयवी कण। तो पदार्थ के जो यहाँ ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन, इस चैप्टर में अपन जो मूलभूत कण हैं उन कणों को अपन अवयवी कण के नाम से संबोधित करेंगे। तो अब अपन चर्चा करते हैं ठोस, द्रव और गैस की तुलनात्मक अध्ययन की। ठोस अवस्था के बारे में या ठोस पदार्थ के बारे में जब अपन सोचते हैं तो हमारे दिमाग में पत्थर है, मिट्टी है, टेबल, कुर्सी, दीवार, ब्लैक बोर्ड, ये मार्कर, चौक वगैरह ये सब चीज़ आती है अपने दिमाग में, क्योंकि ये सारी ठोस पदार्थ हैं। एक ठोस में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है?
ठोस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि पदार्थ चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो और चाहे गैस हो, वो अवयवी कणों से मिलकर बना है। अगर पदार्थ ठोस अवस्था में है, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा मजबूत है। और पदार्थ मजबूत कब कब बनता है? मजबूत तब बनता है पदार्थ जब जिन कणों से वो मिलकर बना है, उन कणों के बीच की जो बंद दूरी है, वो बंद दूरी छोटी हो, यानी कण बहुत ज्यादा नजदीक हो। कण बहुत ज्यादा नजदीक होंगे, बंद उतना ही ज्यादा मजबूत, बंद उतना ही छोटा होगा, बंद दूरी उतनी ही कम होगी, और बंद दूरी जितनी कम होगी, बंद उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। इसका मतलब ये है कि ठोस अवस्था के अंदर या ठोस पदार्थ के अंदर जो अवयवी कण होते हैं, वो एक दूसरे के अति निकट व्यवस्थित होते हैं। इसका मतलब ठोस पदार्थ में अवयवी कणों के बीच की बंद दूरी बहुत ही कम होती है। तो पहला गुण धर्म तो ये हो गया, ठोस के अवयवी कण, ठोस में अवयवी कण। अब अवयवी कण कुछ भी हो सकता है, अवयवी कण अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन भी हो सकता है। ठोस में अवयवी कण एक दूसरे के अति निकट स्थित होते हैं। एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक निकट व्यवस्थित होते हैं। और जब पार्टिकल नजदीक आ जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच की बंद दूरी छोटी हो गई, और बंद जितना छोटा होता है उतना ही मजबूत हो जाता है। इसी कारण ठोस जो है वो कठोर यानी मजबूत प्रकृति के होते हैं। अगर अपन ठोस के कणों की व्यवस्था बनाएं तो यूं मान लो कि ठोस एक पार्टिकल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इसी प्रकार अन्य कण भी व्यवस्थित होते हैं। ये एक ठोस की व्यवस्था होगी। तो एक गुण तो ये हो गया ठोस का कि ठोस पदार्थ के अंदर अवयवी कण एक दूसरे के अत्यधिक निकट व्यवस्थित होती है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है ठोस की, वो ये है कि ठोस पदार्थ का द्रव्यमान, आकार व आयतन, ठोस का द्रव्यमान, आकार व आयतन निश्चित होते हैं। तो ठोस पदार्थों का दूसरा गुणधर्म ये है कि ठोस पदार्थों का द्रव्यमान, आकार और आयतन तीनों ही निश्चित होते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल लें, अपने पास 1 किलोग्राम का एक बाट है, या 1 किलोग्राम की एक ईंट है अपने पास, या 2 किलोग्राम की ईंट है, कोई कुछ भी एग्जाम्पल ले लें अपन। जैसे 1 किलोग्राम का एक बाट है अपने पास, उसका द्रव्यमान हो गया 1 किलोग्राम। आकार, बाट का आकार आप सबको पता है किस प्रकार का होता है, तो उसका आकार भी निश्चित है, वो समय, दूरी, स्थान के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। द्रव्यमान उसका 1 किलोग्राम है, आज भी 1 किलोग्राम है, 2 दिन बाद भी 1 किलोग्राम ही रहेगा। इसका मतलब परिवर्तनशील नहीं है, अपरिवर्तनशील है, बदलेगा नहीं बार बार। आकार भी बार बार नहीं बदलेगा, वो भी निश्चित है। और उसका जो आयतन है, उसने अक्ष y अक्ष और z अक्ष में कितना स्थान घेर रखा है, उसको अपन उसका आयतन कहते हैं। तो वो आयतन भी समय के अनुसार, समय, दूरी, स्थान के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। तो आयतन भी निश्चित, ठोस का आकार भी निश्चित और द्रव्यमान भी निश्चित है। ये तीनों चीजें ठोस में बार बार बदलती नहीं है। तीसरा जो गुण है ठोस पदार्थ का, वो ये है कि ठोस पदार्थों का घनत्व है बहुत अधिक होता है। घनत्व है द्रवों या गैसों की तुलना में
अधिक ही होता है। ठोस पदार्थ की जो डेंसिटी है वो द्रव या गैस दोनों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। डेंसिटी घनत्व का मतलब क्या है? घनत्व का मतलब है कि इकाई आयतन में किसी पदार्थ का इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान लिया गया। जैसे अपने पास एक घन है, मेरे पास एक घन है और इस घन की तीनों कोऑर्डिनेट्स के ऊपर x अक्ष पर, y अक्ष पर और z अक्ष पर इसने जो दूरियां काट रखी हैं, मान लेते हैं कि ये जो दूरी है ये भी 1 सेंटीमीटर, ये जो दूरी है ये भी 1 सेंटीमीटर और ये जो दूरी है ये जेड अक्ष पर इस डिब्बे ने, इस घन ने जितनी डिस्टेंस काट रखी है वो भी है 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि इस घन का जो आयतन है वो हो गया 1 लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 1 गुणा 1 गुणा 1, यानी 1 घन सेंटीमीटर। अब घनत्व को डिफाइन कैसे किया जाता है? यानी डिब्बे का आयतन हो गया इकाई आयतन, 1 घन सेमी हो गया। अब घनत्व को एक आयतन अपन इकाई ले सकते हैं और उस इकाई में भी अपन 1 घन सेंटीमीटर ले सकते हैं, 1 मीटर ले सकते हैं, यानी 1 रखना है आयतन को, इकाई आयतन रखना है। अब अपन 3 पदार्थ लेते हैं। एक मैंने ले ली मिट्टी, और मिट्टी कैसी है? ठोस। बी जो पदार्थ है उसमें ले लिया मैंने जल, जल कैसा है? द्रव। और जो सी पदार्थ है वो ले लिया मैंने ऑक्सीजन ले ली, O2 ले ली, और O2 कैसी है? गैस। जब हम इस डिब्बे में मिट्टी भरते हैं और मिट्टी भर करके उसको फुल करके तो उसको तोलते हैं, तो मान लो कि उसका वजन आया अपना 1 किलोग्राम, 1 केजी वजन। जब अपन इसी डिब्बे में, इस 1 घन सेंटीमीटर के डिब्बे में जल लेते हैं तो उसका वजन आया मान लो अपना 950 ग्राम। और जब अपन इसी डिब्बे को खाली कर देते हैं, तो खाली करने का मतलब यह है कि इसमें हवा भरी हुई है, ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, तो इसका वजन आता है मान लो 250 ग्राम। तो इकाई आयतन में ठोस का द्रव्यमान सबसे ज्यादा था 1 किलोग्राम, द्रव्य का द्रव्यमान उससे थोड़ा कम और गैस का द्रव्यमान उससे भी थोड़ा कम। तो इकाई आयतन में किसी पदार्थ का जितना ज़्यादा द्रव्यमान आता है, जितना ज़्यादा द्रव्यमान उपस्थित होता है, उसी द्रव्यमान को अपन उसका घनत्व कहते हैं। तो घनत्व का जो फॉर्मूला है वो ये हो गया कि घनत्व डेंसिटी इज इक्वल टू द्रव्यमान मास बटा आयतन वॉल्यूम। जब अपन नीचे वाले वॉल्यूम को इकाई कर देते हैं, 1 बना देते हैं, तो नीचे की ये जो राशि है ये गायब हो जाती है। यानी 1 का मतलब अगर ऊपर वाली संख्या में अपन 1 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाली नो चेंज में रहती है। तो जब अपन आयतन को अपन ने इकाई कर दिया 1 आयतन, तो जब अपन घनत्व को डिफाइन करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि इकाई आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ के द्रव्यमान को ही अपन उसका घनत्व कहते हैं। तो इकाई आयतन में किसी पदार्थ का जितना ज़्यादा द्रव्यमान आएगा, जितना ज़्यादा द्रव्यमान उपस्थित होगा, उतना ही ज़्यादा उसका घनत्व होगा, क्योंकि घनत्व और द्रव्यमान एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो मिट्टी का द्रव्यमान ज़्यादा था, यानी ठोस का द्रव्यमान ज़्यादा, इसलिए इसका घनत्व भी ज़्यादा। द्रव का द्रव्यमान कम, इसलिए इसका घनत्व भी कम। और ऑक्सीजन यानी गैस का द्रव्यमान इकाई आयतन में भरी हुई गैस का द्रव्यमान सबसे कम, इसका मतलब इसका घनत्व भी सबसे कम आता है। तो ठोस पदार्थों का जो घनत्व है वो द्रव और गैस की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट अगला जो गुणधर्म है ठोस पदार्थों का वो ये है कि ठोस पदार्थों पर दाब का प्रभाव नहीं होता है, यानी दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात ये असंपीड्य प्रकृति के होते हैं, असंपीडनशील होते हैं। असंपीड्यता का मतलब है नॉन कंप्रेसिबल, यानी इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दाब लगा करके ठोस पदार्थ को दबाया नहीं जा सकता, ये दबते नहीं है दाब लगाने पर। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी ये हो गई, पांचवा गुणधर्म हो गया, ठोस पदार्थों में अपनी मध्य स्थिति के चारों ओर कंपन गति या कंपन करने का गुण पाया जाता है। अब कंपन करने का मतलब क्या है, इस कंपन गति का मतलब क्या है? अपन जब अपने लोहे की रोड लें, लोहे की कोई छड़ लें, उसके एक सिरे को जब अपन गर्म करते हैं तो उसका जो दूसरा सिरा है वो अपने आप ही धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तो क्या फिर अगर ऐसा है कि एक सिरे को अपन ने गर्म किया और दूसरा सिरा अपने आप ही धीरे धीरे गर्म होने लग गया, तो इसका मतलब यह हुआ क्या कि भाई ठोस पदार्थ गर्म सिरे से बह करके ठंडे सिरे की ओर आ गया। ऐसा नहीं है, ठोस बहता नहीं है, ठोस में बहाव की दर नहीं पाई जाती, या ठोस के बहने की दर लगभग शून्य होती है। तो जब ठोस पदार्थ बहता नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं चलता है, तो फिर एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म कैसे हो गया? इस चीज़ को समझाने के लिए ये बताया गया है कि ठोस पदार्थ के जो पार्टिकल हैं, अवयवी कण हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह बहते तो नहीं हैं, यानी उनमें बहने का गुण तो नहीं पाया जाता है, लेकिन वो अपनी जगह रहकर ही अपनी इर्द गिर्द कंपन करते हैं, यानी अपनी मध्य स्थिति के चारों ओर कंपन गति करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। जैसे अपन ने एक लोहे की रोड ली, इसमें अवयवी कण हैं, ये अवयवी कण व्यवस्थित हैं। अवयवी कण व्यवस्थित हैं। जब अपन इस सिरे को गर्म करते हैं तो ये सिरा गर्म हो जाता है, और ठोस में अपने को पता है कि ठोस के बहने की दर शून्य है, ठोस में पदार्थ बहता नहीं है। इसका मतलब पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं आएंगे, तो फिर ये सिरा गर्म कैसे हो जाता है? इसे समझाने के लिए ये बताया गया है कि जब अपन इस सिरे को उष्मा देते हैं या ऊर्जा देते हैं, यानी इसको गर्म करते हैं, तो उस गर्मी की ऊर्जा पा करके ये जो पार्टिकल, जैसे इस पार्टिकल को ऊर्जा मिली, और ऊर्जा मिलने पर यह पार्टिकल क्या करता है? अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करता है, इस प्रकार कंपन करने लगता है दोनों साइड। और जब ये कंपन करता है तो कंपन करके नजदीक वाले पार्टिकल से टकराता है, और टकरा करके अपनी ऊर्जा या अपनी जो भी एनर्जी है, उस एनर्जी को इस पास वाले पार्टिकल को ट्रांसफर कर देता है। इसको ट्रांसफर हो गई ऊर्जा, यहाँ पहुँच गई, और इस अपनी मध्य स्थिति के चारों ओर कंपन करता है, तो स्वाभाविक है ऊपर की ओर भी एनर्जी ट्रांसफर हो गई, इसके पास भी ऊर्जा पहुँच गई। जैसे ही इस पार्टिकल को ऊर्जा मिली, इस पार्टिकल ने ऊर्जा लेकर इसने भी वही काम किया, कंपन करना शुरू कर दिया, और कंपन करके अपनी मध्य स्थिति के चारों ओर कंपन करके अपनी ऊर्जा को अगले वाले पार्टिकल को
ट्रांसफर कर दिया। ऊर्जा पाकर ये पार्टिकल कंपन करने लगा और इसने अपनी ऊर्जा को आगे ट्रांसफर कर दिया, इसने अपनी ऊर्जा को आगे ट्रांसफर कर दिया, इसने अपनी ऊर्जा को आगे ट्रांसफर कर दिया। इस प्रकार रेगुलरली स्टेप बाय स्टेप ऊर्जा आगे ट्रांसफर होती गई और रोड का एक सिरा गर्म करने पर धीरे धीरे दूसरा सिरा भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म क्यों हो जाता है, इस चीज को समझाने के लिए बताया गया है कि ठोस पदार्थ में उपस्थित अवयवी कण एनर्जी पाकर, ऊर्जा पाकर अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर कंपन गति करने लगते हैं। तो एक गुणधर्म ये हो गया ठोस का, ठोस में उपस्थित अवयवी कण अपनी मध्य स्थिति के चारों ओर कंपन गति करते हैं। एक प्रॉपर्टी भी होगी। अगला जो गुण है ठोस पदार्थ का वो ये है कि ठोस पदार्थों में बहने का गुण नहीं पाया जाता है। वो अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह बहकर नहीं जा सकते हैं। उनमें फ्लोटिंग की रेट यानी बहने की दर शून्य होती है। ठोस पदार्थों में बहने का गुण नहीं पाया जाता है। तो ये ठोस पदार्थों के कुछ सिम्टम हो गए, कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, उनके लक्षण हो गए, अभिलक्षण हो गए। पहला अभिलक्षण ये है कि अवयवी कणों के बीच की जो डिस्टेंस है, जिसे अपन बंद दूरी भी कहते हैं, वो बहुत छोटी होती है और बंद दूरी जितनी छोटी होगी ठोस उतना ही या पदार्थ उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। और ये अपने को पता भी है कि ठोस पदार्थ प्रकृति में मजबूत यानी कठोर होते हैं। उसका कारण है यहाँ बंद बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ठोस का द्रव्यमान, आकार और आयतन तीनों ही निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थों का घनत्व द्रव और गैस की तुलना में बहुत ज़्यादा है। घनत्व के बारे में आपने पढ़ लिया कि घनत्व क्या चीज़ है। इकाई आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ के द्रव्यमान को अपन उसका घनत्व कहते हैं। तो ठोस पदार्थों का घनत्व द्रव और गैस की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। ठोस पदार्थ में उपस्थित जो अवयवी कण हैं वो अपनी मध्य स्थिति के चारों ओर क्या करते हैं, कंपन गति करते हैं। ठोस पदार्थों में बहने का गुण नहीं पाया जाता। और ठोस के एग्जाम्पल आप सबको पता है, जो भी आपके दिमाग में ठोस के एग्जाम्पल आ रहे हैं वो सारे एग्जाम्पल अपन इस ठोस की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। अब ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों में अंतर क्या है? एक अंतर तो इनकी अवस्था का ही है। ये प्रकृति में कठोर मजबूत होते हैं। ये थोड़े ठोस की तुलना में यहाँ जो बंद दूरी है वो थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए द्रव जो है ठोस की भांति मजबूत नहीं होते। और गैस जो है वो इनकी जो स्ट्रेंथ है, इनकी प्रबलता है वो द्रवों से भी कमजोर हो जाती है। अब इन्हीं गुणों के आधार पर अपन ठोस, द्रव और गैस में एक कंपेरेबल तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जैसे अपन ने पहली प्रॉपर्टी ये पढ़ी है कि ठोस में अवयवी कणों के बीच जो बंध है या जो दूरी है वो बहुत ही कम होती है। तो द्रव के अंदर ये जो बंद दूरी है ये ठोस की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर ठोस उस तरह से अरेंज है तो द्रव में थोड़े बिखर जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। ये द्रव की व्यवस्था हो गई। द्रव में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। और अगर गैस की बात करें तो गैस में ये एक दूसरे से और भी दूर दूर हो जाते हैं। दूसरा है ठोस का द्रव्यमान, आकार, आयतन तीनों निश्चित हैं, जबकि द्रव में ऐसा नहीं है। द्रव का द्रव्यमान और आयतन तो निश्चित है, लेकिन उसका आकार जो है वो अनिश्चित है। जैसे
आपने 1 किलोग्राम जल लिया, तो द्रव्यमान कितना हो गया इसका द्रव्यमान हो गया 1 kg, 1 किलोग्राम। इस 1 किलोग्राम का एक निश्चित आयतन है। वैसे तो 1 किलोग्राम जल का जो आयतन है वो 1 लीटर के बराबर होता है, 1 लीटर। 1 किलोग्राम जल का आयतन भी कितना होता है? 1 लीटर होता है। 1 किलोग्राम जल का द्रव्यमान 1 kg जल का द्रव्यमान 1 kg, आयतन 1 लीटर। अब ये जो द्रव्यमान है, अगर अपन इस जल को किसी पात्र में भरें, जैसे अपन ने जग में लिया, अपन ने किसी गिलास में लिया, अपन ने और किसी पात्र में ले लिया, तो द्रव्यमान निश्चित रहेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, चाहे अपन उसको जग में भर लें या किसी अन्य पात्र में भर लें, अपन जिस भी पात्र में भर लें, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। आयतन 1 लीटर है, वो आयतन भी नहीं बदलेगा, आयतन भी 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन आकार बदल जाएगा। आप जिस पात्र में इस द्रव्य को भर रहे हैं, ये उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है। तो द्रव पदार्थों के लिए ये है कि द्रव्यमान भी निश्चित और उनका आयतन भी निश्चित, लेकिन आकार अनिश्चित है। आकार निश्चित नहीं है, आकार जिस पदार्थ में अपन ने, जिस पात्र में भी अपन ने द्रव्य को भरा है, द्रव्य उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। जबकि गैसों में ऐसा नहीं है। गैस के लिए क्या है, जैसे अपन ने 1 ग्राम गैस ली, 1 ग्राम ऑक्सीजन गैस ली अपन ने, द्रव्यमान तो निश्चित है, द्रव्यमान तो अपन ने इसका वेट करके लिया, अपन ने इतना लिया 1 ग्राम। अब जब आप इस 1 ग्राम गैस को किसी 1 लीटर के डिब्बे में बंद करोगे, तो इसका आयतन 1 लीटर हो जाएगा, क्योंकि उस 1 लीटर के डिब्बे में फैल जाएगी। जब आप इस 1 ग्राम गैस को 2 लीटर के किसी पात्र में भर लोगे, तो ये 2 लीटर के उस पूरे पात्र का आयतन ग्रहण कर लेगी। इस 1 ग्राम गैस को जो आप 10 लीटर के किसी सिलेंडर में भरोगे, तो ये उस पूरे 10 लीटर आयतन में फैल जाएगी। इसका मतलब ये है कि गैस का द्रव्यमान तो निश्चित है, लेकिन आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। आयतन, अगर आपने 1 लीटर के डिब्बे में इसको भर रखा है तो आयतन 1 लीटर हो गया। 2 लीटर के डिब्बे में अगर आपने 1 ग्राम गैस को भर रखा है तो आयतन 2 लीटर हो गया। और यदि आपने इसी 1 ग्राम गैस को किसी बड़े पात्र, यानी जैसे 10 लीटर के किसी बॉक्स में अपन ने इसको बंद कर रखा है, तो आयतन 10 लीटर हो गया। इसका मतलब ये है कि गैस का आयतन परिवर्तनशील है। अपन जितने लीटर के पात्र में अपन गैस को भरते हैं, ये उसी पात्र का पूरा आयतन घेर लेते हैं। आयतन परिवर्तनशील है, तो इनका द्रव्यमान निश्चित, गैस का द्रव्यमान निश्चित होता है, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हैं। आकार मतलब गैस को आप जिस पात्र में, जिस आकार के पात्र में इसको भरते हो, आप उसी पात्र का आकार ये ग्रहण कर लेती है। तो द्रवों के अंदर, ठोस पदार्थों में आकार, आयतन और द्रव्यमान तीनों चीजें निश्चित होती हैं। द्रवों के अंदर द्रव पदार्थों में आकार और द्रव्यमान और इनका जो आयतन है वो तो निश्चित होता है, लेकिन इनका आकार अनिश्चित होता है। जबकि गैस पदार्थों में क्या है, गैसीय पदार्थों में द्रव्यमान तो निश्चित है, लेकिन आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तीसरा जो डिफरेंस है घनत्व का, घनत्व में अपने को पता है कि ठोस पदार्थों का घनत्व सबसे ज्यादा, द्रव पदार्थों का घनत्व ठोस की तुलना में कम होता है, और गैस का घनत्व द्रवों की तुलना में भी कम होता है। यानी सबसे ज्यादा घनत्व ठोस पदार्थों का और सबसे कम घनत्व गैसीय पदार्थों का होता है। और तीसरा है कि जैसे अपन ने इसमें लिख रखा है कि नेक्स्ट जो अपना अंतर है, चौथा अंतर, ठोस पदार्थों पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार द्रवों पर भी दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या दाब का प्रभाव नगण्य होता है। जबकि गैस है, उन गैसों के ऊपर दाब का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और अपन गैसों पर दाब के प्रभाव का अध्ययन भी करते हैं। तो गैसों पर दाब का प्रभाव पड़ता है, जबकि ठोस और द्रव है, इन पर कोई दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो अंतर है, नेक्स्ट अंतर यह है कि ठोस पदार्थ अपनी मध्य स्थिति के चारों ओर कंपन करते हैं, जबकि द्रव और गैस में इस प्रकार की मध्य स्थिति के चारों ओर कंपन करने का गुण उपस्थित नहीं होता है। ये अपनी मध्य स्थिति के चारों ओर कंपन नहीं करते हैं, जबकि ठोस पदार्थ अपनी मध्य स्थिति के चारों ओर कंपन करते हैं।
जबकि द्रव और गैस में इस प्रकार का गुण नहीं पाया जाता है। ठोस पदार्थों में बहने का गुण नहीं पाया जाता, जबकि अपने को पता है कि द्रव और गैस के अंदर बहने का गुण पाया जाता है। तो ये ठोस, द्रव और गैस के अंदर एक ब्रीफली यानी संक्षेप में तुलनात्मक अध्ययन हो गया। ऐसे पिछली कक्षाओं में हमने ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसको अपने रिवाइंड किया ताकि जो चीज़ें धूमिल हो गई हैं वो एक बार फिर से याद आ जाएं। तो ये एक संक्षेप में तुलनात्मक अध्ययन था। अब हम अपने मूल चैप्टर ठोस अवस्था पर आते हैं और इस चैप्टर में हम ठोस पदार्थों में उपस्थित अवयवी कणों का अरेंजमेंट, ठोस की संरचना इत्यादि के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अवयवी कण के बारे में आपको पता चल गया कि इस चैप्टर में हम जो टर्म काम में लेंगे, परमाणु टर्म काम में न लेकर के परमाणु, अणु और आयन, इन तीनों की जगह एक जो सारगर्भित टर्म है वो काम में लेंगे। अपन काम में लेंगे अवयवी कण। और अवयवी कणों का आपको पता है कि अवयवी कण अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। बाकी जो कुछ भी बच गया अपन अपने अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा अपन उसमें डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप वीडियो को देखिए और वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स तैयार कीजिए और उनको स्टडी कीजिए। आपकी जो भी समस्या है आप नोट्स को पढ़िए, लेक्चर को देखिए, नोट्स को पढ़िए। फिर आपकी कोई समस्या है तो आप समस्या को कमेंट बॉक्स में जाकर हमें भेज दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर लिख करके हमें भेज दीजिए। हम अगले वीडियो लेक्चर में आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और हमारा जो वीडियो लेक्चर है, हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उनका तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है ग्रामोत्थान एजुकेशन ग्रुप, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद ये सब्सक्रिप्शन जो बटन है उस बटन के पास ये एक बेल आइकन दिया गया है, उस बेल आइकन को आप दबाइए। बेल आइकन को दबाने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उस वीडियो जैसे हम अपलोड करेंगे, अपलोड करते ही आपके पास तुरंत एक मैसेज यानी नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इस क्लास का जो वीडियो लेक्चर है वो डाउनलोड किया जा सकता है। तो आप अपने समय के अनुसार, जैसे हमने 9 बजे वीडियो अपलोड किया तो आप 9 बजे से 10 बजे तक आपकी क्लास हो जाएगी। आप हमारे समय के अनुसार जैसे हमने अपलोड किया वैसे आप अपने क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आप रेगुलर नियमित रूप से और अपने समय पर हमारी क्लास ले सकते हैं। तो आई होप कि ये जो हम प्रयास कर रहे हैं ये प्रयास आपके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।